आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पावर प्लांट साइकिल देखा था, मतलब ऐसी साइकिल जो वेपर प्रेशर से चलेगी उसको हम लोग करेंगे पावर प्लांट साइकिल। इसमें आपने पढ़ा था कि कार्नोट साइकिल क्या होता है, ठीक है। और फिर बाद में आपने कार्नोट का डिसएडवांटेज मतलब लिमिटेशन देखा, ठीक है। लिमिटेशन से पहले एक वर्ड बस आपको याद रखना पड़ेगा। कार्नोट की इफिशियंसी किस पे डिपेंड करती है, तो उसके हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ईटा इज इक्वल टू क्या हुआ, T3 माइनस T1। और T3 क्या है, तो मिनिमम टेम्परेचर है, और T1 क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। चल, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रैंकाइन से। सेम प्रोसीजर है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस मैंने क्या बताया कि उन्होंने मतलब कार्नोट में क्या यूज़ किया था, कंप्रेसर, और उसकी जगह पे रैंकाइन में क्या यूज़ किया, तो पंप। तो चलिए, अब अगर बेसिक डेफिनेशन अगर इसका पढ़ेंगे तो प्रोसेस 1 to 2 में क्या हो रहा है, तो प्रेशर मतलब पानी जो है, वाटर जो है, वो हम लोग फीड वाटर से बॉयलर के अंदर पुट कर रहे हैं। बॉयलर में जाने के बाद हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से ये जो लिक्विड है ये वेपर्स के में बदल रहा है, और इससे एट अ टाइम हम लोग हीट एडिशन प्रोसेस भी करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रोसेस 2 to 3, 2 to 3 में क्या होगा, हाई मतलब हाई प्रेशर और टेम्परेचर स्टीम जो है वो टरबाइन में मूव करेगा, और टरबाइन से हमें जो है वो W के अमाउंट में वर्क डन मिलेगा, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस। दैट मीन्स हीट इंटरेक्शन नहीं होगा लेकिन वर्क इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग परमिशन। प्रोसेस 3 to 4 में क्या होता है, तो अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मान लो यहाँ पे आपके पास 1 kg स्टीम है, ठीक है। तो ये 1 kg जब टरबाइन में जाती है और वहाँ पे कंप्लीटली वर्क करती है, तो अब आपके पास केवल 400 ग्राम्स ही स्टीम है। तो ये 400 ग्राम्स जिसकी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कम होते हैं, तो अब ये कोई काम का नहीं होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, कंडेंसर में डाल देते हैं। तो कंडेंसर में जितना भी स्टीम रहता है वो कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। फिर प्रोसेस 4 to 1 में क्या होता है, तो विद द हेल्प ऑफ हीट पंप हम ये वाटर को मतलब कंडेंसर से लेते हैं और उसको सीधा बॉयलर में डालते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर बॉयलर का प्रेशर मान लो 10 बार, ठीक है, 10 बार, या अगर आप इंडस्ट्री में जाके बात करते हैं ना, तो इंडस्ट्री में आपको बोलेगा ये 10 kg का प्रेशर है। 10 kg का प्रेशर मतलब क्या हुआ, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, मतलब वो प्रेशर की ही यूनिट बोल रहा है लेकिन पर सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ड यूज नहीं करता है, वो केवल 10 kg वर्ड यूज करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये 10 kg प्रेशर का बॉयलर है तो आपको कितने HP का, मान लो 1 HP इज इक्वल टू 1 kg है, तो आपको कितने kg का या कितने HP का पंप यहाँ पे इंस्टॉल करना है, कोई आंसर देगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 10 kg का बॉयलर है, तो 10 kg के बॉयलर में मुझे पाइप से पंप से वाटर पुट करना है बॉयलर के अंदर में, तो पंप कितने कैपेसिटी का है। ओके, कौन बोला ये सर, भाई नाम बोलो अपना। डेविस, ओके। और कोई है, जल्दी ठीक, और कोई, कोई और। चलिए डेविस सब बताइए कि कितना, क्या। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पहले देवेश का आंसर का मतलब रीजन का आंसर करने को बोलो। देवेश, आपने डबल क्यों बोला। हेलो देवेश, आपने डबल क्यों बोला।
कोई पर्टिकुलर रीजन है कि बस मन में आया और बोल दिया? ओके, चलो अब बोल भी विवेक, आपने क्यों बोला डबल सीलिंग? मतलब एक्चुअली यहाँ पे विवेक का आंसर थोड़ा सही है। मतलब ये बोला जाता है कि पहले तो रिवर्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि डबल प्रेशर है। मतलब अगर 10 kg लिखा हुआ है तो हमें 20 HP का मीटर लिखना है। इसका रीजन केवल मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है बैक प्रेशर। मतलब अगर आप वो रिलेट से कम स्पीड में प्रेशराइज्ड फ्लूइड को अंदर डालने की कोशिश की और जैसे आप नॉब ओपन करोगे तो क्या करेगा, वो बैक प्रेशर ना, ठीक है, तो बैक प्रेशर ना मारे इसलिए हम इसको डबल स्पीड, ठीक है। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके खुद के साथ जनरली आपने देखा होगा कि आप जब वॉमिट करते हो, वॉमिटिंग को करते हो, उल्टी करते हो, तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। क्यों जोर लगाना पड़ता है? क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसका जो प्रेशर है एक्चुअली उसके अपोजिट में वर्क करना है। तो अपोजिट में कितना वर्क करना पड़ता है, तो ये हम मतलब हम एंड बोल रहे जस्ट ट्वाइस टाइम्स हमें इतना प्रेशर करना है। इसलिए आपने देखा होगा कि उल्टी के टाइम पे आपको थोड़ी ज़्यादा ही तकलीफ होती है। ठीक है, चलिए तो पहला देख लीजिए प्रोसेस 1 to 2। देखो एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन वही थी क्या कि रैंकाइन साइकिल इज दे आर यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एज अ पावर जनरेशन साइकिल। They have the four components: boiler, turbine, condenser, and feed pump. और यहाँ पे आप तुम लिखना चाहो तो boiler is a device that can convert water into the steam with required temperature and pressure. Turbine is devices that can help to generate electricity or mechanical work with the compensation of vapors. Condenser is one type of heat exchanger that can extract heat and condense vapors into a liquid form. And feed pump is a mechanical device that can help to inject that fluid into the boiler with high pressure. ये आप लिख सकते हो अपने गणित में। ठीक है, अब उसने फिर बोला कि लेटेस्ट कंसिडर 1 kg of saturated water at pressure of P1 and temperature T1 into the cycle। अच्छा, यहाँ पे एक रफ मतलब हम हैंड रूल दिया गया है। हम हैंड रूल ये बोलता है कि जब कोई भी प्रोसेस में जैसे हमने 1 kg सैचुरेटेड वाटर जब मैंने बॉयलर से निकाला ना, तो जब वो बॉयलर में वापस आ रहा होता है तो केवल 400 ग्राम से बचता है। मतलब 60% हीट जो है या वेपर्स जो है वो लॉस्ट हो गए। ठीक है, तो बाद में अगेन हमें 600 ग्राम वाटर उसमें ऐड करना पड़ता है, उसके बाद भी प्रोसेस स्टार्ट होता है। चलिए, प्रोसेस 1 to 2 क्या है, तो मैंने पहले बताया था कि वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर P1 is heated to the boiler until the saturated temperature is reached. Saturated water may be converted into dry steam, blah blah। इस सूत्र में हम देखो उसमें क्या बोला। अब हमने इमेजिन किया है कि वो पॉइंट 1 पे है, तो पॉइंट 1 पे है और मुझे ये पता है कि बॉयलर के अंदर में उसको हीट सप्लाई किया जाता है। तो हीट जब सप्लाई किया जाता है तो आपको बोलना है कि एट कांस्टेंट प्रेशर तब at constant pressure the temperature of that gas fluid increases or rises, and they can start they can participate for the change in their phases। ठीक है, मतलब चेंज इन फेसेस का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से यहाँ तक जिसे बोलेंगे हम लिक्विड का।
क्योंकि आपने अगर याद होगा आपको तो आप जब ये डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में ये जो होता है ये कंप्लीट लिक्विड होता है और ये कंप्लीट वेपर होता है, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास है वो लिक्विड है। तो लिक्विड हमने क्या किया, बॉयलर के अंदर में डालने के बाद उसका टेम्परेचर राइज किया। तो राइज होने के बाद यहाँ पे देखो ये प्रोसेस मैं ए से लेकर 2 तक की बात करूँ। तो जब 2 पे आ गया तो ये कम्प्लीटली ड्राई सेचुरेटेड। ड्राई सेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 1, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे रैंकाइन ने 2 स्टेजेस के बारे में और बताया। पहला स्टेज बताया कि बाय ड्यू टू एनी रीजन अगर स्टीम मतलब हीट प्रॉपरली सप्लाई नहीं किया गया बॉयलर को, तो बॉयलर में एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहाँ पे कंप्लीटली वाटर जो है वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने की वजह से क्या होगा, उसमें कुछ ड्राइनेस फ्रैक्शन रहेगा। और ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की वजह से आपका जो स्टेज है वो आप 2 डैश पे पहुंच जाएगी। और जब ये 2 डैश कंप्रेस मतलब टरबाइन में जाएगी तो टरबाइन में जाके जो मूव करेगी तो जो रिलीज करेगी वो होगी 3 डैश। मतलब स्टिल वो अभी भी वेपर मतलब उसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन अभी भी नहीं है। अच्छा, प्रोसेस 2 डैश से 3 डैश की जो बात करेंगे तो एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो इसमें क्या है, हीट सप्लाई कम हुआ। हीट सप्लाई की वजह से वर्क डन कम होगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से आपका जो टर्बाइन मतलब आप ये देखो, जो अगर आप ये बोलते हो कि सर अगर हमने ऐसा कुछ किया, इसके बराबर लेते हैं वर्क डन बाय टर्बाइन अपॉन हीट सप्लाई बराबर है। तो अगर मैंने हीट सप्लाई कम दिया तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा और वर्क डन पे तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। तो अगर तुम देखोगे तो ये दोनों जो है वो सिमिलर है। तो हम उसको 2 से 3 या 2 डबल डैश से 3 डबल डैश पे लेके गए। इसकी जगह पे तो 2 डैश से 3 डैश पे ही लेके आए तो हमें ज़्यादा इफिशियंसी मिलेगी। कोई बता सकता है कि क्यों नहीं हमें वो मतलब हम 2 डैश से 3 डैश क्यों नहीं रखते हैं, 2 से 3 या 2 डबल डैश से 3 डबल डैश पे क्यों लेके जाते हैं? वेरी गुड। और कुछ रीजन? नहीं, ये तो गलत है भाई। मैंने तो अभी आपको बताया ना कि इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हुआ, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई कम हुआ, वर्क डन सेम है, तो इफिशियंसी तो बढ़ गई ना। एक्चुअली आई थिंक पहले देवेश ने आंसर दिया था ना। वो आंसर नाम क्या है आपका? सत्यम। आंसर मतलब आधा सही है। उसने बोला ब्लेड पे इफेक्ट पड़ेगा, एक्चुअली ब्लेड पे नहीं पड़ता है, बाकी का जो सिस्टम होता है ना उस पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि ब्लेड जो है वो ऐसे बनाए हुए होते हैं कि उसमें वो कोरोजन का पार्ट नहीं है। लेकिन ब्लेड के बाद के जो पार्ट्स होते हैं जो मॉइस्चर की इफेक्ट की वजह से मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोरोजन उसमें होगा जिसकी वजह से कंप्लीट सिस्टम अफेक्ट होगा। इस वजह से हम लोग 2 डैश से 3 डैश प्रोसेस नहीं, याद रखिएगा 2 डैश से 3 डैश वेट स्टेट है। वेट स्टेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। चलो 2 से 3। हाँ, एक्चुअली ब्लेड का फॉर्मेशन जो है ना वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरे को बार बार कोरोना कोरोजन। एक्चुअली कोरोजन वाले ब्लेड्स नहीं होते हैं क्योंकि उसमें हाई स्पीड स्टील्स यूज करते हैं।
बाकी डिफरेंट मटेरियल्स भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि एक्चुअली अगर तुम जाके देखोगे ना, तो ऑब्जर्व करोगे कि जो टरबाइन ब्लेड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली और बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो उसमें जनरली ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो उसके डिफरेंट मतलब उसके अदर पार्ट्स पे आएंगे, लेकिन उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है वो चीज़। चलिए, तो फिर क्या हुआ, प्रोसेस 2 to 3 पे हो जाएगा या 2 डबल डैश से 3 डबल डैश पे होगा। और अल्टीमेटली इसी चीज़ को उसने यहाँ पे पीडीएस डायग्राम से भी समझाया है। ये डायग्राम याद कर लीजिए ना, ये आपके न्यूमेरिकल पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्या कि ये प्रोसेस जो है वो 1 से पहले ए है, ए से 2 डैश या 2 या 2 डबल डैश, मतलब 2 डैश जो है वो वेट स्टीम के लिए बोल रहा है, 2 से 3 डैश स्टीम के लिए बोल रहा है, और 2 डबल डैश से 3 डबल डैश मतलब सुपर हीटेड के लिए बोल रहा है। और एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे वर्क डन बाय टरबाइन मिलेगा। ठीक है। तो जब आप अपना मोलर चार्ट या स्टीम टेबल लेके आएंगे ना, एक्चुअली मोलर चार्ट आपको चाहिए होगा, तो आपको पता चलेगा कि आपने बहुत इजी वे में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए। इसको बोलते हैं वर्क डन बाय फॉर्म। ठीक है, मैं उसका एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। तो उसके बेसिस पे ये एच एस डायग्राम बना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एच एस डायग्राम में क्या कर रहा है, तो वही अल्टीमेटली 1 से 2, तो 1 से 2 आपका हीट सप्लाई होगा, इसीलिए इसको आपने QS लिखा। और यहाँ से वर्क डन बाय टरबाइन मिलेगा, इसलिए ये WT हुआ। अच्छा, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, तो बस ये प्रोसेस याद रखना कि 2 से 3 और 1 से 4 में आपकी इंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब S1 जो है वो S4 के इक्वल हो जाता है, और S2 जो है वो S3 के इक्वल होता है। तो बस इसके बेसिस पे आपको सारे के सारे इंथैल्पी जो हैं वो विद द हेल्प ऑफ मोलर चार्ट वो आइडेंटिफाई। ठीक है। चलिए, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इफिशिएंसी कैलकुलेशन में एक्चुअल में आपको क्या चाहिए, तो ये देखो वर्क डन बाय नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है। अब नेट वर्क डन कैसे निकालोगे, तो दो तरीका है आपके पास। सबसे पहला है आप लिखते हो हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, तो आपका नेट वर्क डन निकल जाएगा। या दूसरा है वर्क डन बाय टरबाइन माइनस वर्क डन बाय पंप। ये दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए, वर्क डन बाय टरबाइन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये फॉर्मूला है H2 माइनस S3। और पंप वर्क की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो पंप वर्क होगा, क्या होगा भाई, याद है, H4 माइनस सॉरी H1 माइनस H4, बराबर है ना। ना रे भाई, ये देखो ना, मैंने यहाँ बनाया है, ये पंप वर्क ना, WP। तो पंप वर्क में 1 और 4 का कंट्रीब्यूशन होगा। तो 1 और 4 को जब तुम यहाँ पे देखोगे, सॉरी तुम यहाँ पे देखोगे, तो ये 1 है और ये 4 है। तो 1 और 4 में इंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, 1 की होगी कि 4 की होगी, तो 1 की होगी। इसलिए हाँ, इसीलिए हमें H1 माइनस H4 बराबर है। चलिए, हीट सप्लाई कहाँ पे था, तो हीट सप्लाई था आपका H1 और 2 में, तो फॉर्मूला बनेगा H2 माइनस H1, क्योंकि H2 की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू H1, बराबर है। चलिए, और इसको उसने कैसे सिंप्लीफाई किया, तो 1 माइनस H1 माइनस, ओके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने उसको फिर कैटेगराइज क्या किया है, H2 माइनस H3 माइनस H1 प्लस H4, बराबर है क्या। चलिए, तो फॉर्मूला बना H2 माइनस H1, और फिर से मैंने माइनस को अगर कॉमन कर दिया, तो हो गया H3 माइनस H4, बराबर है। अब अगर मैंने H2 माइनस H1 को नीचे से उठाया, मतलब पहले मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा, और इसको बाद में रीअरेंज किया, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला बना 1 माइनस
H3 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। अच्छा, यहाँ पे आपका एक गेट का क्वेश्चन भी आता है जो आपको याद रखना है। गेट में कभी कभार वो डायरेक्टली बोलता है कि H1 की वैल्यू, H2 की वैल्यू, H3 की वैल्यू और H4 की वैल्यू ये है। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कंपाउंड सेट? तो आपको याद रखना है कि 1 माइनस दिस टर्म माइनस दिस टर्म। चलिए, अब इस वाले पार्ट से अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? H3 का नहीं, एच क्यू एस का फॉर्मूला क्या है? क्यू एस का फॉर्मूला है H1 माइनस H2 बराबर है माइनस आर। क्यू आर का फॉर्मूला कोई बताएगा? क्यू क्यू आर ये है। तो ये 3 और 4 क्या हो जाएगा? तो 3 के फॉर्म में वो लिक्विड है और लिक्विड को हम लोग कंप्लीट लिक्विड मतलब यहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ H3 की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू H4। तो यहाँ पे आ गया H3 माइनस H4 अपॉन H1 माइनस H2। क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है भाई लोग? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं आया ना? मुझे भी लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आया। एक मिनट, एक मिनट, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? देखो, एक्चुअली आपको हमेशा डाउट रहेगा क्योंकि जब भी आप एफिशिएंसी निकालते हो ना तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो? आइदर वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन अपन कैसे लिखते हैं? क्यू एस माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है। और इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूँ तो 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस। और अगर इसको और शॉर्टकट में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस, अब क्यू आर की वैल्यू क्या थी भाई? तो H3 माइनस H4 अपॉन क्यू एस की वैल्यू क्या हुई? H2 माइनस H4 बराबर है। यहाँ किसी को कोई डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए। ओके, अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूँ तो दूसरा तरीका क्या होगा? एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाय टरबाइन माइनस वर्क डन बाय पंप। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्चुअली वर्क डन बोल रहे हैं, वर्क नेट बोलते हैं ना। तो अपॉन में हीट सप्लाई। अब वर्क डन बाय टरबाइन कितना है? तो हमारा फॉर्मूला है H2 माइनस H3 माइनस, और वर्क डन बाय पंप कितना है? तो ये है H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H। यहाँ तक क्लियर है? और अगर मैंने इसको सिंपल टाइप किया तो ये जो हमारा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने इसको रीअरेंज किया तो रीअरेंज करने पे H2 माइनस H1 और माइनस को कॉमन लेके किया तो ये हुआ H3 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। तो ये और ये कॉमन है एक दूसरे से तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा? 1 माइनस H3 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। क्या दोनों इक्वल आ गया? मैं ये आप लोग को साबित करना चाह रहा था कि बाय डिफॉल्ट आप अगर ये पहले वाले मेथड को यूज करके सॉल्व करना चाहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरे वाले मेथड को लेके सॉल्व करोगे तो भी कोई। यहाँ पे एक चीज और याद रखना, अगर आप ये पार्ट देखोगे, मतलब हम जब इस पार्ट की बात कर रहे हैं, पंप वर्क की बात कर रहे हैं,
अगर मैंने ये पंप वर्क निग्लेक्ट कर दिया तो निग्लेक्ट करने के बाद क्या होगा, हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या हो गया, ये 4 हो गया और ये प्रोसेस 1 हो गया। तो 1 2 3 4 ये प्रोसेस दिख रहा है, मतलब केवल इतनी पार्ट दिख रही है आपको। तो अगर ये दिख रहा है तो आप बता सकते हो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है। वेरी गुड, ये होता है कार्नोट रीजन। मतलब आपके साथ अगर कभी ऐसा कोई पार्ट आया क्वेश्चंस में जहाँ पे बोलेगा कि भाई कार्नोट फाइंड आउट करो, या व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्नोट और रैंकाइन साइकिल, तब आप जब कार्नोट वाली बात आएगी तो आपको 1 2 3 4 निकालना है और डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है। अब ये डायरेक्टली कैसे करोगे, तो ये मैं आपको स्क्रीन पे में न्यूमेरिकल करूँ। अभी इसको करते हैं। चलिए, तो अल्टीमेटली इफिशियंसी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। अब ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए ये जो बोल रहा हूँ। देखो अभी हमने ये डेरिवेशन सॉल्व किया। अब कहते हैं, मतलब एक्चुअली लॉजिक जो है वो अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो मेरे ख्याल से आपने पावर प्लांट देखा है क्या। चलिए, अगर देखा होगा या नहीं देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक बहुत बड़े पावर प्लांट में एक छोटा सा मोटर, मतलब एक छोटा मतलब वो 25-30 HP का होता है, वो अलग बात है। लेकिन एज कम्पेयर टू पावर जनरेशन इन लार्ज कैपेसिटी, वो जो पावर होता है जो प्रोड्यूस करता है, वो मतलब कंज्यूम करता है पंप, वो बहुत ही निग्लेक्टिंग होता है। तो जब वो निग्लेक्टिंग होता है तब हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज होता है। चेंज कैसे हुआ, तो फॉर्मूला बना H3 - H2 - S3 -H2 - H1। मतलब आपका जो ये प्रोसेस 2 था, ये प्रोसेस 3 था और ये प्रोसेस 1 था। ठीक, अब 1 से 2 में क्या करते हो, तो आप हीट सप्लाई करते हो, इसलिए फॉर्मूला बना है H2 - H1। और 2 से 3 में क्या करते हो, तो वर्क डन बाय टरबाइन प्रोड्यूस होता है। तो अब आपको जो अगला फॉर्मूला याद रखना है वो क्या याद रखना है, वर्क डन बाय टरबाइन माइनस हीट सप्लाई। तो वर्क डन बाय टरबाइन कितना हुआ, तो वो हुआ H2 - H3। और हीट सप्लाई कितना हुआ, तो H2 - H4। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब इसके बाद एक नया वर्ड आता है आपके लिए, वो है स्टीम गेट। स्टीम गेट पे जनरली जीपीएससी एक एमसीक्यू आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीम गेट। और जनरली ये पूछता है या इसके साथ में वो आपके इसका फॉर्मूला का मतलब फॉर्मूला पूछता है। तो स्टीम गेट क्या होता है, तो मास फ्लो रेट अपॉन नेटवर्क। अब मास फ्लो रेट क्या होता है, तो मास फ्लो रेट की यूनिट होती है केजी पर सेकेंड और नेटवर्क की यूनिट होती है किलो जूल पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली इन्होंने जो फॉर्मूले को कन्वर्ट किया सेकेंड टू सेकेंड टर्म के लिए, तो ये हो गया 1/W माइनस W इक्वल वर्क डन बाय टरबाइन माइनस वर्क डन बाय सन। अब ये किस में आया, किलो जूल में। लेकिन अब मेरे को किलो जूल को, तो मुझे पता है कि जूल क्या होता है, तो वॉट सेकेंड होता है। अब किलो वॉट सेकेंड एक्चुअली कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन किलो वॉट आवर जो है वो यूनिट है। किसकी यूनिट है भाई, बताएगा कोई मेरे को, किलो वॉट आवर। 2 मार्क्स नेट से। किलो वॉट आवर किसकी यूनिट है, क्वेश्चन फिर से सुनिए। किलो वॉट आवर किसकी यूनिट है, बताने वाले को मिड सेम में 2 मार्क्स ऐड करते हैं। पावर की यूनिट वॉट या किलो वॉट है। एनर्जी की यूनिट जूल है। क्या बोल रहे हो,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, फिर से बोलो। पावर कंज्यूम पर एक मिनट भाई। हाँ जो पहले बोल रहे हो ना, उसने पहले क्या बोला वो फिर से बोलो। बराबर है, तो ये किसकी यूनिट है? वेरी गुड, बस 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 यहीं पे वर्ड यूज, आप बस यहीं रुक जाओ। करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट। क्यों? क्योंकि आपके घर में जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो आप बोलते हो ना कि सर 1 यूनिट कंज्यूम हुआ, 2 यूनिट कंज्यूम हुआ या 5 यूनिट कंज्यूम हुआ। तो एक्चुअली जो ये यूनिट कंज्यूम हुआ ना, यही यूनिट को बोलते हैं किलो वॉट। बात समझ में आई? +2 मार्क्स है भाई तुम्हारे, तो याद से वो अटेंडेंस के टाइम पे याद दिलाना। बोलो। क्या? 1 मिनट भाई। h⁻⁻1। क्यों -1 होगा? ना बाबा, किलोवाट पर आवर नहीं होता है, इसकी यूनिट होती है किलो वॉट आवर। 1 घंटे में मतलब 1000 वॉट अगर आपके घर में गया, मतलब आपने कंज्यूम किया, तो वो उसके 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के इक्वल हो जाती है। तो एक्चुअली ये जो 1 यूनिट है इसकी यूनिट किलो वॉट आवर है, पर आवर नहीं। ठीक है, चलिए। तो बोलिए ना। पावर इज इक्वल टू वॉट, और वॉट इज इक्वल टू जूल, 1 मिनट, जूल पर सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ना यहीं पे, तो ये यहीं पे, ये देखो ना ये। बोलना भाई। ना ना, तूने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या बोला ये देखिए। पावर क्या होती है, तूने क्या बोला? वर्क डन पर सेकेंड ना। तो ये जो जूल होगा तो जूल क्या हो जाएगा, तो जूल इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉट सेकेंड। ये देखो यहाँ पे उसने वही लिखा है, किलो जूल जो था उसकी जगह पे उसने वॉट सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। बराबर है? अरे हाँ तो बोल। अब भाई एक तरीके से, भाई तरीके से तो तू भी मतलब क्या बोलते हैं, एज एन मैन है ना, लेकिन मैन कहाँ का मैन है, तो गुजराती है, और गुजराती में भी कौन है, तो दलई है। तो वो तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, तो इलेक्ट्रिसिटी की क्या यूनिट है, तो तू ये बोलेगा कि सर वाट सेकेंड है, तो बिल्कुल नहीं है। एक्चुअल में वो किलो वाट आर है, वो वाट सेकेंड उसका बेसिक है, लेकिन वो नहीं है। तो तू भाई मैंने किलो वाट आर किसकी यूनिट है वो पूछा था, तो वो बस तेरे को आंसर देना था इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? चलिए। तो और वैसे भी जब भी आप एमसीक्यू करते हो ना, तो अगर आपके पास वहाँ पे आप बस एक एग्जांपल दो, कि वो पूछा कि व्हाट इज द मतलब इन विच पार्ट द किलोवाट आवर इज अ यूनिट, वहाँ पे पावर लिखा है, वहाँ वर्क डन लिखा है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, और वहाँ साफ्ट वर्क लिखा है। तो विवेक, करेक्ट आंसर कौन सा है? तो क्या अगर आप पावर पे टिक करोगे तो मार्क्स मिलेंगे? चलिए। चलिए। So the cycle efficiency is sometimes expressed in terms of heat rate। हीट रेट के फॉर्म में उसको दिखाया जाता है। तो हीट रेट क्या होता है, तो 3600 QS अपॉन वर्क डन
बट टर्बाइन माइनस वर्क डन बाय पंप, और इसको उसने शॉर्टकट में लिखा 3600 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी किलो जूल पर किलोवाट आवर। चलिए, अब यहाँ पे उसने इस चीज को, ये डायग्राम इसलिए शो ऑफ किया कि अगर मैं पंप वर्क को निग्लेक्ट कर, यहाँ लिखा हुआ है, इफ द वर्क डन बाय फीड पंप इज निग्लेक्टेड एंड assuming the steam expansion can be expressed in terms of PV raised to power n is equal to constant, तो हमारा जो प्रोसेस बनेगा वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से दिखने का मतलब क्या हुआ कि एक वर्क डन यहाँ पे मिल रहा है जो हम इसको ऐड करते हैं, और दूसरा ये वाला पार्ट जो मेरे ख्याल से आपने इसको एक्सर्जी और इसको एन एनर्जी पढ़ा, जो याद है, जो अवेलेबल एनर्जी है उसको आपने यहाँ पे ये वर्ड से लिखा और इसको आपने इस वर्ड से डिफाइन किया, या इन अदर टर्म्स आपने इसको अवेलेबल एनर्जी बोला था और इसको अनअवेलेबल एनर्जी बोला या नॉन यूजफुल बोलते हैं। ये लो, इसने उस चीज को भी एक्सप्लेन किया क्या कि एरिया अंडरलाइन 1 2 प्लस एरिया अंडरलाइन 2 3 माइनस एरिया अंडरलाइन 3 4। तो अंडरलाइन 1 2 जो है वो पीवी रेज टू पावर गाम, सॉरी पीवी इज इक्वल टू एम आर टी के, सॉरी हाँ, पीवी इज इक्वल टू सी का रूल फॉलो किया, तो पीवी इज इक्वल टू सी का फॉलो किया, तो इसके बेसिस पे आप लिख सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसलिए इसने यहाँ पे डायरेक्ट P2 V2 लिखा। दूसरा जो है वो आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, क्योंकि एन वर्ड यूज किया है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो होगा P2 V2 माइनस P3 V3 अपॉन n-1। सिमिलरली ये वाला जो है अगेन आपका पीवी इज इक्वल टू सी का रूल फॉलो किया, इसलिए आपका जो फॉर्मूला बना वो हुआ P3V3। अब P3V3 दोनों को एक टर्म्स में लेके आओ और दूसरे वाले को इस तरह, फिर दोनों में से कॉमन निकाल लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n-1, और अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फॉर्मूला बनेगा n-1 प्लस 1, माइनस प्लस एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा वो आएगा n अपॉन n-1 P2V2 minus P3V3. This is the work done in terms of exergy या available energy बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए, कंपैरिजन ऑफ कार्नोट एंड रैंकिन साइकिल, ये आपके नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतने पे स्टॉप करते हैं।